बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग रिलेशनल अलजबरा के कुछ बुनियादी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है, ये हमने कुछ रेफरेंसेस में दिए हुए हैं कि कहाँ से बनाई गई है, और इसका जो मेजर पार्ट है वो मैंने इंटरनेट से ही लिया है और उसमें कुछ तब्दीलियाँ की हैं ताकि वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह कि रिलेशनल अलजबरा बिल्कुल उसी तरह का जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में अलजबरा पढ़ा और आप सेट्स के ऊपर या नंबर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेटर्स लगाते थे, आप उनका यूनियन लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे। बिल्कुल उसी तरीके से रिलेशनल अलजबरा भी जो है ये भी एक अलजबरा है जो कि टेबल्स के ऊपर इस्तेमाल होता है। यानी जो आप डेटाबेस के टेबल्स बनाते हैं, इनफैक्ट ये उसके ऊपर अप्लाई होता है। और इसमें जो रिज़ल्ट होता है वो भी टेबल, यानी एक टेबल के ऊपर आप कुछ ऑपरेटर लगाएंगे और वो कुछ काम करेगा और आपको रिज़ल्ट में भी टेबल ही मिलेगा। या दो के ऊपर आप कोई ऑपरेटर लगाएंगे और वो रिज़ल्ट में फिर एक और टेबल देगा। यानी जैसे पहले हम सेट्स में काम करते थे या नंबर्स में काम करते थे और हम दो सेट्स को यूनियन करते थे, तो रिज़ल्ट में भी हमारे पास एक सेट ही आता था। तो अभी अगर हम दो टेबल्स के ऊपर कोई ऑपरेटर लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट भी एक या रिज़ल्ट भी एक टेबल ही होगा। तो इसको हम शुरू कर लेते हैं। ये एक ऐसी थ्योरेटिकल लैंग्वेज है जिसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेटर्स लगाएंगे दो रिलेशंस पर या एक पर। हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो एक टेबल के ऊपर लगते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दो के ऊपर लगते हैं। और जो हमारे पास ऑपरेंड्स होंगे, टेबल्स होंगे, यानी जिनके ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं वो भी, और जो उनका रिज़ल्ट होगा वो भी टेबल्स की शक्ल में ही आएगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि लैंग्वेज है क्या। ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें जो हम कमांड्स लिख रहे होते हैं या हम उसका रिज़ल्ट ले रहे होते हैं, ये एज़ इट इज़ अपनी असल हालत में किसी भी डीबीएमएस में अप्लाई नहीं होता। तो लिहाजा हम इनफैक्ट यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि रिज़ल्ट्स क्या होंगे या हमने क्या उसके ऊपर ऑपरेटर लगाना है, टेबल्स को जोड़ना कैसे है, कुछ भी। और फिर ये चीज़ बुनियाद बन जाती है हमारी हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। तो हम फिर सीक्वल में जो कमांड्स यूज़ कर रहे होते हैं उनके बैकएंड के ऊपर रिलेशनल अलजेब्रा काम कर रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं कि आज के इस बुनियादी लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को या कौन कौन से कमांड्स को देख रहे होंगे। तो एक हमारे पास पहले है सेलेक्ट और प्रोजेक्शन। याद रखिएगा ये दो कमांड्स जो हैं ये या ऑपरेशंस जो हैं ये सिंगल टेबल ऑपरेशन कहलाते हैं। यानी ये एक टेबल के ऊपर अप्लाई होते हैं, ये दो पर नहीं होते। और इसके बाद जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कार्टिजियन प्रोडक्ट है, तो याद रखिए कि ये दो टेबल्स चाहिए होते हैं और उन दो टेबल्स के ऊपर ये वाले ऑपरेटर्स या ये ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये देख लें कि इन ऑपरेटर्स के साथ जब हमने कंडीशंस देनी होती है तो हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड और नॉट, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि हम कंडीशंस कैसे लगाते हैं। पहले वाले ऑपरेशन को हम देखते हैं, दैट इज़ सिलेक्ट। अब जो सिलेक्ट कमांड है ये सिंगल टेबल, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम एक सिंगल टेबल के ऊपर ये कमांड चलाते हैं और जब ये कमांड उसके ऊपर हम चलाएंगे तो हमें रिज़ल्ट में एक और टेबल मिलेगा जो कि उस पहले वाले टेबल में से कुछ रिकॉर्ड्स को उठा कर लाएगा। याद रखें कि अमूमन हम सिलेक्ट को सीक्वल वाले सिलेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्ट और फिर हम उसके बाद फील्ड नेम देते हैं तो हम उससे कंफ्यूज करते हैं कि शायद ये फील्ड्स लेकर आ रहा है। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर रिलेशनल जबरा में जो सिलेक्ट है ये डेटा को फेच कर रहा है, लेकिन ये पूरी पूरी रोज़ उठा कर लाता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टन कंडीशन जो हम उसको बताएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखते हैं। तो इसका ग्रीक लेटर जो है सिग्मा, सिग्मा लिखा जाता है और फिर उसकी बेस में ये देखिए हम यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखते हैं। तो इसका मतलब, और उसके बाद यहाँ पर टेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर ये सिलेक्ट लगे रिलेशनल जबरा वाला, लेकिन कंडीशन क्या हो
कि सिर्फ उन लोगों को लेकर आए, उन रिकॉर्ड्स को लेकर आए जिनका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 10 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम्स नहीं आएंगे, सारे ही कॉलम्स आएंगे, यानी कोई स्पेसिफिक कॉलम्स नहीं आएंगे, लेकिन रोज आएंगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। इसकी एक मिसाल देखते हैं तो हमें बहुत बेहतर समझ में आएगा। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है और इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ईवन, अब्दुल्ला, मैनेजर, और देखिए यहाँ पर ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है। अब अगर मैं उसी कमांड को देखूं कि सिलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 10 फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से आप लेकर आइए उन तमाम रिकॉर्ड्स को जहाँ पर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 10 है। तो अब अगर इस टेबल में हम देखें, जैसा मैंने पहले कहा कि सारे कॉलम्स आएंगे, लेकिन रोज ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेडिकेट, इसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं कमांड को, तो इसकी बुनियाद पर आएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि एम्प्लॉय इज इक्वल टू 10, तो नोट कीजिए सिर्फ E1 और E2 आएंगे, E3 नहीं आएगा क्योंकि वो एम्प्लॉय नंबर 9 है। तो जो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा, जैसा मैंने पहले कहा कि वो भी एक टेबल होगा। देखिए ये एक टेबल आया है जिसके अंदर E1, अब्दुल्ला, मैनेजर 60,000, और ये देखिए यहाँ पर ये इसका एम्प्लॉय आईडी 10 और उबैदुल्ला का भी 10 है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा एक ऑपरेशन है ये एम्प्लॉय के टेबल से रिकॉर्ड निकाल कर ला रहा है डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। अगर अब आप इसको सीक्वल में सोचें तो आपको याद आएगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय डेप्थ इज इक्वल टू 10। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वही कमांड है, लेकिन उसकी ये असल में उसके बैकएंड की लॉजिक है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लिख रहे होते हैं, सीक्वल जो हम लिखते हैं जिसमें हम कमांड लिखते हैं, वो इनफैक्ट इसकी बेस पर है। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा होता है कि ये कमांड भी एक सिंगल टेबल पे लगती है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये रोज तो लाएगा लेकिन उनके पर्टिकुलर कॉलम्स, पूरी रो अब नहीं लाएगा। अगर आप ये कहते हैं फॉर एग्जांपल कि मुझे सिर्फ डेजिग्नेशन दिखाओ, तो ये उस पूरे टेबल में से उन एम्प्लॉयज़ का डेजिग्नेशन ले आएगा, तमाम एम्प्लॉयज़ का। तो इसको जो हम जो इसका सिंबॉलिक नोटेशन है दैट इज पाई, और फिर वो वाले कॉलम्स का नाम जो हम देखना चाहते हैं, और फिर उसी तरह से टेबल का नाम। तो अगर इसको पढ़ना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ब्रिंग या सिलेक्ट दोज एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। अभी हमने कंडीशन नहीं लगाई तो मैं दोज एम्प्लॉयज़ कहते हुए रुक गया कि नहीं, ये अभी एक कंडीशन नहीं है। यहाँ पर है कि तमाम एम्प्लॉयज़ का डेजिग्नेशन लेकर आओ। तो अब ये सिर्फ एक कॉलम लाकर मुझे देगा रिजल्ट में जिसमें सिर्फ डेजिग्नेशन होगा। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मेरे पास टेबल वही वाला है, और अब मैं दो चीज़ें चाहता हूँ कि मुझे एक तो एम्प्लॉय नेम मिल जाए और एक उसका डेजिग्नेशन। तो कमांड कैसे लिखेंगे इसकी रिलेशनल अलजेब्रा में? ये देखिए पाई ई नेम एंड ई डेजिग्नेशन, यानी बेस में वही पहले प्रेडिकेट था सिलेक्ट के साथ, और अब यहाँ पर इसके फील्ड नेम्स हैं। कौन से फील्ड्स हैं? ई नेम और ई डेजिग्नेशन। कहाँ से आएंगे? एम्प्लॉय के टेबल से। तो बेटा ये एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर ई नेम सारे आ जाएंगे, और हर ई नेम के अगेंस्ट उसका ई डेजिग्नेशन। तो देखिए अब्दुल्ला मैनेजर, उबैदुल्ला मैनेजर, अनदर अब्दुल्ला असिस्टेंट मैनेजर। सो इन दिस वे, सो इस तरीके से हम दो कॉलम्स हमें मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ही दो एट्रीब्यूट्स का नाम था, दो फील्ड्स का नाम था। तो अब हमें पता चला कि पाई जो है ये प्रोजेक्ट करता है, और जो हमारे पास सिलेक्ट है वो इनफैक्ट हमारे पास पूरी पूरी रोज को उठा के लाता है। अब ज़रा देखते हैं कि हम इससे काम जब कंडीशंस लगाएंगे तो क्या हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट को। अब देखिए इसमें दो स्टेप्स हैं। मेरे पास टेबल वही वाला है, और मैंने इसको सिंबॉलिकली क्या है, इसको कमांड दी है कि मुझे दिखाओ ई नेम और ई डेजिग्नेशन। लेकिन अब हमें पता है कि जो पाए है ये तो एक टेबल पे चलता है, तो उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाई ताकि हम उन तमाम एम्प्लॉयज़ को पहले निकाल लें इस सिग्मा के ज़रिए, कि हमारे पास सिलेक्ट के ज़रिए कि वो वाले तमाम एम्प्लॉयज़ की पूरी पूरी रोज़ आ जाएं जिनका एम्प्लॉय नंबर 10 है। और जब वो एक टेबल आ जाएगा तो उस टेबल के ऊपर हम पाए का ऑपरेशन लगाएंगे। तो चेक कीजिए ये एक टेबल है। अब जब मैं इसको प्रोसेस करूँगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी,
यानी इसमें से दो रोज निकलेंगी 10 वाली, ये वाली पूरी E1 E2 के दो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे उस टेबल के ऊपर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ये वाली कमांड चलेगी तो उसमें से फिर ये ई नेम और ई डेजिग्नेशन लेकर आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जब ये वाला पार्ट चला तो मेरे पास ये आया, यानी वो तमाम लोग एक सेट की एक टेबल की फॉर्म में आ गए जिनका एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी 10 था। तो ये देखिए, ये मेरे पास 10 वाले दो आ गए ब्रैकेट के अंदर। फर्ज कीजिए ये टेबल है, फिर इसके ऊपर ये कमांड चली तो अब इस टेबल में से ये एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन लाएगा। तो लिहाजा वो एम्प्लॉयज़ जिनका आपके पास डिपार्टमेंट 10 था, सिर्फ उन दो के नाम आएंगे, अब्दुल्ला और उबैदुल्ला। तो इस तरीके से ये देखिए, ये आपका रिजल्टेंट एक टेबल है। यानी हमने एक टेबल के ऊपर ये दो कमांड चलानी थी, तो पहले हमने एक कमांड चलाई एक टेबल पे, क्योंकि ये सिलेक्ट जो है ये एक पर चलता है और पाई भी एक पर। तो जो इसका रिजल्टेंट टेबल आया फिर उसके ऊपर ये चलाई। तो देखिए, पहले जब ये चली तो ये आ गया, फिर जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर चला तो ये रिजल्ट आया। और ये हमारा बिल्कुल यही है, जैसे अगर आप सीक्वल में लिखें सिलेक्ट ई नेम ई डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 10। ये बिल्कुल वो सादी सी कमांड है, लेकिन उसके पीछे बैकएंड के ऊपर जो जो इसका सोल्यूशन बन रहा है रिलेशनल अलजेब्रा में, वो ऐसे बन रहा है। अब देखते हैं सेट ऑपरेशन, जो मैंने आपसे कहा था कि ये दो टेबल्स के ऊपर लगते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चेक कीजिए, फॉर टू रिलेशंस टू बी यूनियन कंपैटिबल। अब एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कहेंगे कि यूनियन अप्लाई करना है दो टेबल्स पे, तो हम एक जुमला बोलेंगे कि दोनों टेबल्स आपस में यूनियन कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो पहली बात याद रखिए कि जब हम कहते हैं कि दो टेबल्स कब यूनियन कंपैटिबल होंगे, तो ये उस वक्त कंपैटिबल होंगे जब दोनों के फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स का नंबर सेम हो। यानी अगर मेरे पास पहले टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो दूसरे में भी 4 हो, लेकिन सिर्फ यही शर्त नहीं है। और उसके बाद ये है कि हर कॉलम या हर फील्ड की जो भी डोमेन है वो सेम हो। यानी अगर पहला रेज नंबर है पहले टेबल का कॉलम, तो दूसरे टेबल का पहला कॉलम भी रेज नंबर हो। फिर अगर पहले टेबल का दूसरा कॉलम नेम है तो दूसरे टेबल का दूसरा कॉलम भी नेम हो, ताकि जब हम इनको आपस में अप्लाई करें यूनियन या इंटरसेक्शन, तो इनफैक्ट ये कोई हमें गार्बेज ना दे बल्कि सही रिजल्ट दे। तो यूनियन कंपैटिबल क्या हुआ, दो टेबल उस वक्त यूनियन कंपैटिबल होते हैं जब उनके नंबर ऑफ फील्ड्स या कॉलम्स बराबर हों। यानी अगर ए में 4 या 5 कॉलम्स हैं तो बी में भी 4 या 5 कॉलम्स हो। और दूसरी अहम शर्त कि जो पहले टेबल का पहला कॉलम है वही डेटा टाइप, विड्थ वगैरह दूसरे वाले की हो और वही उसका मीनिंग भी हो। यानी अगर रेज नंबर है तो दूसरा भी रेज नंबर ही हो। तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैथ्स में जब हम सेट्स में a माइनस बी करते थे, तो हमारे पास दोनों सेट्स में a के अंदर जो वैल्यूज़ होती थी और जो b में नहीं होती थी, वो हमारे पास रिजल्टेंट एक सेट आ जाता था। तो अब यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू रिलेशन इज़ अ थर्ड रिलेशन। एक और रिलेशन बनेगा जो कि अब जिसमें टपल्स होंगे, जिसमें रिकॉर्ड्स होंगे जो कि पहले रिलेशन में होंगे लेकिन दूसरे में नहीं। तो आप देख लेते हैं दूसरी शर्त, इनको यूनियन कंपैटिबल होना होगा, दोनों सेट्स को एक सा होना होगा। और एक बात याद रखिए कि सेट्स की तरह रिलेशनल अलजेब्रा में भी यही है कि a माइनस बी यानी a डिफरेंस b इज़ नॉट द सेम एज b माइनस a, क्योंकि इस सूरत में वो आएंगे जो कि a के रिकॉर्ड्स हैं लेकिन b में नहीं है। और इसमें क्या होगा, वो आएंगे जो b के रिकॉर्ड्स हैं और a में नहीं है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट 2। नोट कीजिए कि यूनियन कंपैटिबल हैं कि नहीं। इसका पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम्स हैं। इसका पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो 3 3 हो गए। और ये देखिए, इसका पहले कॉलम की डोमेन क्या है, नेम रख रहा है। ये देखिए, ये नेम रख रहा है, ये एज रख रहा है, ये भी एज रख रहा है, ये फेवरेट फूड रख रहा है, ये भी फेवरेट फूड रख रहा है। तो इसका मतलब है दोनों टेबल्स यूनियन कंपैटिबल तो हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करना है, स्टूडेंट माइनस स्टूडेंट 2। तो चेक करते हैं वो कैसे होता है।
ये देखिए जब हमने इन दोनों का माइनस लिया तो जॉन इसमें भी था, इसमें भी था, स्टेसी इसमें था, इसमें नहीं था, ग्लेन इसमें था, इसमें भी था। तो इसका मतलब है स्टेसी एक ऐसा रिकॉर्ड है या एक ऐसा स्टूडेंट है वटेवर, या कोई फूड क्रिटिक है जो कि इनफैक्ट इस वाले स्टूडेंट वाले के अंदर मौजूद है और स्टूडेंट टू में मौजूद नहीं है। तो अभी हमने कहा था कि स्टूडेंट माइनस स्टूडेंट टू में वो रिकॉर्ड्स आएंगे या रिकॉर्ड आएगा जो कि स्टूडेंट के टेबल में हो और स्टूडेंट टू में ना हो। तो जो ही मैंने स्टूडेंट माइनस स्टूडेंट टू किया तो हमारे पास स्टेसी 32 करी आ गया। और ये इनफैक्ट अगर आप चेक करें तो ये वो रिकॉर्ड है जो स्टूडेंट में था, बाकी में नहीं। तो डिफरेंस इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं यूनियन। जिस तरह हम सेट्स में जब यूनियन करते थे, दोनों सेट्स में जितने भी मेंबर्स होते थे उनको डुप्लीकेट नहीं करते थे, सिंगल टाइम लेते थे। वो तमाम एट्रीब्यूट्स और उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स भी, सॉरी कॉमन वैल्यूज़ भी सबको ला कर रख देते थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यूनियन जो हमारे पास दो रिलेशंस पर काम करेगा, हम उसमें ऐड कर लेंगे उन तमाम रिकॉर्ड्स को। वो तमाम रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे जो कि पहले रिलेशन में है और दूसरे में भी है, और उन दोनों को जो उनके अंदर मौजूद है और जो कॉमन है और पहले और दूसरे में अलग अलग भी है, उन सब का एक टेबल बनेगा और वो थर्ड रिलेशन होगा। अब वो ये कहता है कि ऑर्डर यानी किस तरतीब से आएंगे वो कोई अहमियत नहीं रखता। तो लिहाजा अब देखिए डुप्लीकेट, जो मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आप सिंगल कर देते थे सेट्स की फॉर्म में, तो रिकॉर्ड्स में भी क्या होगा, टपल्स की फॉर्म में भी क्या होगा कि जब हम ये टेबल बनेगा तो अगर दोनों में कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो ए में भी हैं बी में भी, तो वो उनको एक ही दफ़ा लिखेगा, वो रिकॉर्ड दोबारा नहीं आएगा, एक दफ़ा आएगा। तो अब देखिए डुप्लीकेट टपल्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। और सबसे अहम बात जो हमने पहले भी की थी कि रिलेशंस जिन दो के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं ए और बी, उन दोनों को यूनियन कंपैटिबल होना होगा, यानी नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो और डोमेन भी सेम हो। इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं। अब ये स्टूडेंट है और ये देखिए वही टेबल है तीन के साथ, लेकिन अब देखिए जो जूनियर स्टूडेंट है इसमें एक ही स्टूडेंट है। अब ऐसा है कि ये तीन रिकॉर्ड जो स्टूडेंट में है ये जूनियर स्टूडेंट में नहीं है, और जो जूनियर स्टूडेंट में है वो स्टूडेंट में नहीं है। अब जब आप इसका यूनियन लेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों रिकॉर्ड्स तो आएंगे और साथ ही इसका रिकॉर्ड भी है, क्योंकि यूनियन हो रहा है। तो दोनों सेट्स की वैल्यूज़ अगर डुप्लीकेट हैं तो एलिमिनेट करें, एक दफ़ा रखें, और अगर कोई कॉमन होता तो वो भी। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या है, स्टूडेंट यूनियर जूनियर स्टूडेंट्स। देखिए ये तीनों भी आए और साथ में वो वाला रिकॉर्ड भी आया जो हमारे पास इस वाले टेबल में था। तो ये है यूनियन वाला ऑपरेशन। और इसके बाद है इंटरसेक्शन। आपको याद होगा कि जब हम अलजेब्रा में स्कूल में हम इंटरसेक्शन करते थे तो हम दोनों सेट्स के उन वैल्यूज़ को सिर्फ लेकर आते थे नए सेट के अंदर जो दोनों में कॉमन होती थी। तो चेक कीजिए अब यहाँ पर क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशंस इज अ थर्ड रिलेशन containing the tuples that appear in both the first and the second relation। तो बहुत क्लियर हो गया कि अगर हमने इंटरसेक्शन अप्लाई करना है और ए और बी दो टेबल्स हैं तो हमारे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि कॉमन होंगे ए और बी में, यानी वो ए में भी मौजूद है और बी में भी। और फिर शर्त वही है कि यूनियन कंपैटिबल हो। एक हम इसकी भी मिसाल देख लेते हैं कि ये देखिए अब एक ये टेबल है, इसमें जॉन है, स्टेसी और ग्लेन, और यहाँ पे जॉन। अब यहाँ पे नोट कीजिए कि हमारे पास इस वक्त जॉन एक ऐसा रिकॉर्ड है, जॉन का रिकॉर्ड जो कि दूसरे टेबल में भी मौजूद है, स्टेसी मौजूद नहीं, ग्लेन मौजूद नहीं। अब जब हम स्टूडेंट और स्टूडेंट टू का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन जो है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड है, दैट इज़ जॉन 15 पिज़्ज़ा। तो देखिए अब हम इसको चेक करते हैं, स्टूडेंट इंटरसेक्शन स्टूडेंट टू, जॉन 15 पिज़्ज़ा। तो जो कॉमन था ये देखिए एक, और ये दोनों कॉमन जो है ये हमारे पास आए हैं ये, और ये हमारा इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है। अब देखिए इसके बाद एक चीज़ है कार्टीशियन प्रोडक्ट। ये हमने स्कूल ज़माने में भी पढ़ा होता है, स्कूल के ज़माने में, और अभी भी देखिए कार्टीशियन प्रोडक्ट जैसे सेट्स में होता था कि दो सेट्स को अगर हम क्रॉस करते थे तो पहले सेट की पहली वैल्यू दूसरे सेट की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होती थी।
फिर पहले सेट की दूसरी वैल्यू दूसरे सेट की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होती थी। तो याद रखिए यहाँ पर भी यही है कि जब हम कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन लेते हैं तो वो कंकैटिनेट करता है, वो जमा कर देता है। कैसे? हर टपल एक रिलेशन का दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड के साथ। तो अगर अब मैं कहता हूँ कि पास दो टेबल्स हैं और उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, ये पहला वाले में भी दो रिकॉर्ड्स हैं और दूसरे वाले में तीन रिकॉर्ड्स हैं, तो हो क्या रहा होगा कि पहला रिकॉर्ड मल्टीप्लाई करेगा दूसरे वाले टेबल के तीनों रिकॉर्ड्स के साथ, फिर दूसरा रिकॉर्ड मल्टीप्लाई करेगा दूसरे वाले टेबल के तीनों रिकॉर्ड्स के साथ। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं रिलेशन ए का जिसमें एम रिकॉर्ड्स हो, एम टपल्स हो, और रिलेशन बी जिसमें एन टपल्स हो, तो क्या होगा, जो उसका हमारे पास रिजल्ट आएगा वो इनफैक्ट ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी वो होगी m इंटू एन टपल्स या m टाइम्स एन टपल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो रिकॉर्ड पहले में है और दूसरे में तीन रिकॉर्ड्स हैं, जब पहले रिकॉर्ड पहले टेबल का मल्टीप्लाई करेगा दूसरे टेबल के सबसे, तो तीन रोज आ जाएंगी क्योंकि वहाँ पे तीन रिकॉर्ड्स हैं। फिर जब इसका दूसरा रिकॉर्ड उस तीनों से मल्टीप्लाई करेगा फिर तीन रोज या तीन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इनको आप सम करें तो 6 बनते हैं। तो 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 6। तो ये वही अभी हम करके भी देखेंगे, इसको बताएंगे भी। और अब वो क्या कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम दो तरीके से ए एक्स बी भी लिख सकते हैं और ए टाइम्स बी भी लिख सकते हैं। तो चेक कीजिए, ये मेरे पास दो टेबल्स हैं। अब आप ये देखिए कि इसने यूनियन कंपैटिबल की शर्त नहीं लगाई थी, ये ख्याल रखिएगा। तो अब यहाँ पर इसके कॉलम्स बिल्कुल अलग हैं, इसके कॉलम्स अलग हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी अलग है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोजेक्ट टेबल, दिस इज टीचर टेबल। तो आई राइट डाउन कि जनाब प्रोजेक्ट क्रॉस टीचर। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा कि इसका पहला रिकॉर्ड लेके वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर, देखिए P1, और देखिए इसने T1 के साथ, T2 के साथ, T3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी P1 3 टाइम्स आ रहा है। फिर ये P2 का रिकॉर्ड लेगा, P2 का रिकॉर्ड लिया, और ये देखिए उसको P2 वाले रिकॉर्ड को तीनों के साथ इसने अटैच किया, कंकैटिनेट किया। फिर P4 लिया, ये देखिए उसने 3 दफ़ा P4 लिया क्योंकि उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना था इन तीनों रिकॉर्ड से। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आया है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। यहाँ पर अब आपका एक छोटा सा काम है, आपने मुझे इसमें से ये देखकर बताना है कि इसमें सिर्फ वही लोग आए या वही प्रोजेक्ट और टीचर्स आए जो कि हमारे पास सही हो, दुरुस्त हो। क्योंकि देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट 1 के ऊपर टीचर 2 जो है सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रोजेक्ट 1 के ऊपर जो T2 है इसके आगे टीचर 1 भी लिखा है, टीचर 2 भी लिखा है, टीचर 3 भी लिखा है। इसका मतलब यह है कि मुझे इन रोज में से कुछ ऐसी रोज को निकालना पड़ेगा जो कि मेरी ये कंडीशन पूरी कर दें कि ये जो टी आई डी है ये इक्वल टू हो जाए इस टी आई डी के। तो फिर मेरे पास एक रिकॉर्ड आएगा P1 IIU डेटाबेस, T2 यानी जहाँ पर ये दोनों टी आई डीज इक्वल हो जाए और फिर हमें ये पूरा रिकॉर्ड मिले। फिर ये जो ग्रीन है ये एक हो गया, ये दूसरा ग्रीन देखिए P2 PTV डेटाबेस। अब ये देखिए T2 इज इक्वल टू T2, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकॉर्ड दुरुस्त है। फिर तीसरा P4, अब ये देखिए T1 विद T1। तो इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर एक ऑपरेटर लगाने वाले हैं, दैट इज सिलेक्ट, और प्रेडिकेट या कंडीशन ये होगी वेयर टी आई डी इज इक्वल टू टी आई डी, और फिर टेबल का नाम। तो ये जो भी रिजल्टेंट टेबल का आप नाम रखते हैं, प्रोजेक्ट टीचर रखते हैं बेशक। तो ये एक आपका काम है, और इस तरीके से आप इन तमाम टेबल्स के ऊपर ये जो हमने सिर्फ अभी 6 ऑपरेटर्स पढ़े हैं ये हम आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और आप इसको कर भी सकेंगे। ये एक देख लीजिए, सिर्फ देखने के इसमें रिजल्ट यहाँ पे मैंने नहीं शो किया, लेकिन ये देख लीजिए सिलेक्ट टी आई डी इज इक्वल टू टी आई डी प्रोजेक्ट माइनस टीचर, राइट, प्रोजेक्ट टीचर सॉरी, ये टेबल का नाम है। तो ये टेबल मेरे पास मौजूद है, इसके ऊपर मैंने यही वाला एक सिलेक्ट की कमांड लगाई, तो रिजल्ट ये ग्रीन्स आएंगे, 1 2 और 3 ग्रीन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और ये मेरा सोल्यूशन होगा। तो अगर मैं इसको कहना चाहूँ कि जनाब ये सिलेक्ट में क्या था, तो सिलेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट टीचर वेयर टी आई डी इज इक्वल टू टी आई डी, राइट। तो ये आपने चेक करना है, और फिर
आई होप कि आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।